हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माई सेल्फ चंद्र प्रकाश जोशी और ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए कि ये 300 क्वेश्चन करके सफिशिएंट हो जाएगा क्या। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा मुझे। तो मुझे लगा यार 300 क्या, 3000 भी कर लोगे तभी भी कोई गारंटी है? 3000 क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं क्या? इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन 300 क्वेश्चंस को करने में ना आप डेफिनेटली 3000 क्वेश्चन के बराबर तो जान जाओगे। बट दीज विल गिव यू द आइडिया करना कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर 3000 क्वेश्चन पढ़ के आरबीआई ग्रेड भी निकलने वाला होता तो हर कोई चैंपियन नहीं हो जाता। ठीक है, तो बी रियलिस्टिक बट बी सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो ये एकदम सिंसियर टाइप के क्वेश्चन हैं और आपको क्वेश्चन पर टाइम लगाना है। डिस्क्रिप्शन में जाके जो मैं बता रहा हूँ वो डाउनलोड करना है, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को आगे ले जा पाओ। ये प्रश्न लास्ट टाइम पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइजीन फैक्टर एज पर द हर्जबर्ग थ्योरी। सो हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी पहले तो आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक ये आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है। मास्लो थ्योरी और हर्जबर्ग थ्योरी दो सबसे पहले यही आती हैं, कहीं भी आप पढ़ोगे बुक में। तो टू फैक्टर थ्योरी क्या है? कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस मोटिवेटिंग होती है और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी अब्सेंस डीमोटिवेटिंग होती है। अब्सेंस ऑफ दीज फैक्टर्स आर डीमोटिवेटिंग। अगर वो फैक्टर नहीं है तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन उनके होने से मोटिवेशन नहीं हो जाता है। उनको हम बोलते हैं हाइजीनिक फैक्टर। सो हाइजीनिक फैक्टर से फॉर एग्जांपल हमने कहा, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप वहां पे बढ़िया से ड्रेस पहन के जा रहे हो या आप कॉलेज टाइम पे पहुंच जाते हो, तो इसका मतलब क्या? यू विल स्कोर गुड इन द एग्जाम। मोटिवेशन आ गया पढ़ाई का? ऐसा नहीं है। तो आपको वहां पे अच्छे से पहुंचना एक चीज है, उससे कौन सा बड़ा मोटिवेशन आ जाएगा, बट दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आप टाइम से कॉलेज ही नहीं पहुंचते हो तो क्या गारंटी है कि आप कुछ अच्छा कर पाने वाले हो। बात ऑफिस की होती है, तो ऑफिस में अगर आपको पे मिल रही है तो पे मिलना इज नॉट ए मोटिवेटिंग थिंग। लेकिन अगर पे नहीं मिली मोटिवेशन के लिए, तो और चीजें काम आती हैं। वो क्या आती हैं, आपको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पे नहीं मिली तो आप डीमोटिवेट पक्का हो जाओगे। समझ रहे हो आप? रिकॉग्निशन इज मोटिवेटिंग हियर। रिकॉग्निशन से मोटिवेशन आता है, क्योंकि जो आदमी अच्छा करता है, अब आप देखिए गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे, प्राइवेट में भी आप देखते हैं, जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें अवार्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। जो और अच्छे काम करते हैं उन्हें सरकार भी अपनी ओर से अलग पुरस्कार देती है, पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। और जो बहुत महान काम करते हैं उन्हें भारत रत्न दिए जाते हैं। रिकॉग्निशन इज वेरी मोटिवेटिंग। लेकिन अपने को अपनी लाइफ चलाने के लिए पे चाहिए, बेनिफिट्स जैसे गाड़ी घर वो सब चाहिए, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशन, ऑफिस में आप आ रहे हो, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, बॉस आपका ठीक नहीं है, तो भाई काम कैसे होगा? तो ये सब हाइजीनिक फैक्टर्स हैं। बट रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, जब आप सोचते हो कि ये मैं करूंगा तो मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, उससे आपको मोटिवेशन आता है। Which of the following statement is are correct? और ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं आरबीआई ग्रेड बी में, स्पेशली फेज 2 में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, और अभी आपने इसका एग्जाम दिया है, बहुत लोगों ने, जिनकी भी एलिजिबिलिटी बनती थी, देना चाहिए था। बार बार ये बात समझाता रहता हूँ। सेबी हो, आरबीआई हो, आईआरडीए हो, सिडबी हो, नबार्ड हो, जहां भी एलिजिबल हो प्लीज एग्जाम दो। सिलेबस इतना ज्यादा ओवरलैप करता है कि आप थोड़ा भी ठीक से करोगे ना, चांसेस बनेंगे। In India, the IFSC is the single body in the charge of the creation and regulation of the financial good, financial services and financial institutions in an IFSC. और IFSCA board has no representation from other regulatory bodies in India. IFSCA has its headquarter in Mumbai. सबसे आसान ऑप्शन किसको एलिमिनेट करना है? आसान है ना? आई थिंक ये तो आप आसानी से कर लोगे कि यार ये सही नहीं है। गिफ्ट सिटी में है ना इसका हेडक्वार्टर। नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अदर रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। अब आप बताइए, अगर आप कोई भी वीडियो ध्यान से देख रहे थे, कितनी बार सुशील सर ने ये बात बोली और हमने बोली आपको कि यहाँ पे डेपुटेशन में जा रहे हैं लोग अदर रेगुलेटरी बॉडीज से, इसलिए ये जॉब कितनी अच्छी है। एफएससी की कितनी बात हुई थी।
आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों तो मैंने अभी आपके सामने रिजेक्ट कर दिए। और इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये कुछ मुश्किल नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द बेनिफिशियरी ऑफ पीएम किसान मन धन योजना? नाम सुना है इस गवर्नमेंट स्कीम का? गवर्नमेंट स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। फेज 1 में भी इम्पोर्टेंट है जीए के लिए, और फेज 2 में तो ईएसआई में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप बताइए कौन हो सकता है इन सबका बेनिफिशियरी? तो चलिए पहले समझ लेते हैं भाई ये स्कीम क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना जो स्कीम है, ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने के लिए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। अब आप बताइए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद है आपको? मार्जिनल छोटा होता है स्मॉल से, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए। अप टू 1 हेक्टेयर मार्जिनल है, और 2 हेक्टेयर की जिसके पास जमीन होती है वो होता है स्मॉल फार्मर। तो इसमें अप टू 2 हेक्टेयर वाले एलिजिबल हो गए। फार्मर से मिनिमम नो सेविंग, बाकी सारी कंडीशन है, लाइवलीहुड इसकी में टू हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। 3,000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा ऑल एलिजिबल फार्मर्स को। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा, और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 55 रुपये से 200 रुपया पर मंथ तक उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टिल द रिटायरमेंट एज दैट इज ऑफ 60 ईयर्स। और जो 18 से 40 साल के एज ग्रुप में हैं वो एलिजिबल हैं, और स्पाउसेस भी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के स्पाउसेस भी एलिजिबल हैं। तो आपको पता लग गया, अभी कर पाएंगे क्वेश्चन। देखिए 18 से 40 साल था तो 35 साल, 6 की 46 ईयर कट गया ना, ये तो नहीं हो सकता। 36 ओल्ड ईयर पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन एनपीएस, तो नेशनल पेंशन स्कीम में जो पहुंच गया वो यहाँ एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो ये भी हट गया, और अब आपके लिए आसान हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि 2 हेक्टेयर वाली बात स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मैंने कही थी। ध्यान से पढ़ना है आपको। इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ आरबीआई द पैरामीटर हैज द लोएस्ट वेटेज। और वो कितनी है? वो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। किस पैरामीटर की लोएस्ट वेटेज है? एक तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इसमें 3 पैरामीटर थे, एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। अब आप लॉजिक से शायद ना बता पाए तो आपको याद ही होना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है। तो पहला है इसमें यूजेस, क्योंकि आपने एक बार कुछ कर दिया, एक्सेस पहुंचा दी, अब वो यूज ही नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और एक्सेस नंबर 2 पर है, क्वालिटी नंबर 3 पर है। यह आपका आंसर हो गया यहाँ पे। वेटेज जो है इसकी, dash is a window for banks to borrow from RBI in an emergency situation when interbank liquidity dries up completely। तो जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक को ही ये सुविधा दी गई है। इसका नाम क्या है पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, कि ये एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देने जा रहे हैं, डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने बीपीडिया, देखिए ये चीज मैं बोल रहा था आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अप्रैल का बीपीडिया लिया है। इसमें क्या हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो भी चेंजेस हुए हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, आपको सारे पता होने चाहिए। आपको इंपॉर्टेंट नंबर सीपीआई, जीडीपी सब पता होना चाहिए, सीआरआर, एसएलआर। मैं सारे नंबर नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं अगले क्वेश्चन में ला सकता हूँ, और देखना फिर उसको आपके आते हैं कि नहीं आते हैं। ये बात कर रहे थे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जो 6.75% है। तो आपको ये टर्म रिवाइज कराने के लिए हम जब बीपीडिया आपको देते हैं, आपको ये लर्न अलोंग करके सेक्शन होता है, वहीं पे मिल जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज ए विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली। अंडर एमएसएफ बैंक कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और आरबीआई इसमें हायर रेट चार्ज करता है बजाय रेपो के। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो रेपो में आरबीआई कितना चार्ज कर रहा है,
रेपो में आरबीआई चार्ज कर रहा है 6.5%, यहाँ पे 0.25%, जिसको हम 25 बीपीएस भी बोलते हैं, ये ज्यादा चार्ज कर रहा है आरबीआई। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी है बैंक को, उसके अगेंस्ट वो बैंक में लिक्विडिटी आ सकती है। तो जब इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राइव हो जाती है, उस सिचुएशन में एमएसएफ विंडो का यूज किया जाता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये आप खुद पढ़ लेना, वीडियो पॉज कर लो, मैं रेपो रिवर्स रेपो वो भी पढ़ लेना। यहाँ पर एमएसएफ आंसर है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सीआईसी क्या होती है, आरबीआई अप्रूव करता है इनको। दीज आर ए टाइप ऑफ एनबीएफसी दैट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशंस एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जैसा कि नाम ही उनका है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट करेगी वो, इन्वेस्टमेंट करने में क्या होगा, शेयर्स और सिक्योरिटीज लेंगी। It holds what percentage of the net is in the form of the investment in equity shares, preference share, bond, debenture, debt or loan in a group companies। तो कितना परसेंट तक, किसको हम सीआईसी बोलेंगे, बेसिकली सीआईसी की डेफिनेशन है ये, और ये भी बीपीडीएस से मैंने लिया है, क्योंकि आरबीआई सिंप्लीफाइड सीआईसी एप्लीकेशन फॉर्म प्रून्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये रिसेंटली न्यूज आइटम था कि 52 डॉक्यूमेंट से घटाकर आरबीआई ने 18 डॉक्यूमेंट कर दिए, 18 कर दिए, जिससे कि इजी हो जाए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को खोलना। इसमें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इट होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ द नेट एसेट्स। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, समझने हैं, और उनके बारे में और डिटेल में पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगला हो सकता है, सीआईसी पे हो सकता है, बट ये 300 क्वेश्चन में आपने 3000 तो करना ही है। अ शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग इज कॉल्ड। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। गवर्नमेंट की जो कमाई है वो कम है खर्चे से ज्यादा, तो उसको क्या हो जाएगा, उससे बताओ जी, कौन सा डेफिसिट हो जाएगा? करेंट अकाउंट डेफिसिट। कंफ्यूजन है कुछ? पढ़ा ही नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट, तभी कंफ्यूजन होगा, नहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट्स फिस्कल डेफिसिट, है ना, इट्स फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि कंफ्यूजन तब होता जब यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट लिखा होता, बट ऑप्शन में रेवेन्यू डेफिसिट लिखा ही नहीं है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। Revenue deficit arises when revenue expenditure exceeds the receipt। तो ये बात कर रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, वो रेवेन्यू डेफिसिट है। और क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है इनकम एंड स्पेंडिंग, रेवेन्यू नहीं बोला, केवल सारी इनकम और सारी स्पेंडिंग, तो फिस्कल डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको, ये जो लर्न अलोंग है उसमें पढ़ते चले जाएंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। और न्यूज आइटम क्या था बीपीडिया में, फिस्कल डेफिसिट 82.8% ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट टिल February गवर्नमेंट डेटा। द सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिसिट टच्ड 82.8% ऑफ द फुल ईयर टारगेट ऑफ द 77.55 ट्रिलियन। तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है, तो अंदर की फिगर आपको नहीं पता होनी चाहिए, बट मेजर नंबर पता होना चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि होता क्या है। अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs, which goal is related to the gender equality? आपको सारे SDGs पढ़ लिए, याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। आपको ये 17 जो SDGs हैं, 17 गोल, ये पता होने चाहिए, है ना। 2030 तक ये अचीव करने हैं। तो पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी। आपको सारे याद करने हैं। 17 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर मैं क्वेश्चन बनाने लगा इस 17 गोल पर, तो उसके अलावा भी है, अगली बार बनाऊंगा, गोल पे नहीं बनाऊंगा। इन द इवेंट ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, हाउ द गवर्नमेंट कंपनसेट द बेनिफिशरीज अंडर NFSA। क्या है NFSA? नेशनल फूड सिक्योरिटी। क्या, ये सब चीजें ही तो इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एग्जाम में लगेगा कि हाँ कुछ कुछ ऐसा पढ़ा था, कुछ कुछ, बट कुछ कुछ से नहीं होगा। डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ द स्टडी, बिकॉज एक एक मार्क्स
मैटर करता है। और जितने ज़्यादा आप डीप में पढ़ाई करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रेलिवेंट क्वेश्चन, राइट। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी अलाउंस टू द बेनिफिशरीज, इसके अंदर गवर्नमेंट ऐसा करती है, और ये है पिछले साल का पेपर। मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन वहां से उठा लिया। और ये पेपर कहाँ मिलेगा आपको? अब आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। मैं 300 क्वेश्चन आपके नहीं देखूंगा, चलेगा, बट ये गलती मत करना कि पिछले साल के पेपर मत देखना, क्योंकि पिछले साल के पेपर से तो मालूम पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए, इस टाइप का पैराग्राफ आया था, है ना, बेस्ड ऑन वन नेशन वन राशन कार्ड। मेमोरी बेस्ड होता है ये, तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही होगा भाई, मेमोरी बेस्ड कितना ही छाप लेगा आदमी। तो इस टाइप का पैराग्राफ आया था जिसमें फूड सिक्योरिटी का जिक्र होता है, और फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने आपको दिखाया। द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 21 ऑफ आरबीआई इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आई थिंक ये आज जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सिंपल वाला है। आरबीआई से रिलेटेड हर चीज तो आपको आनी ही चाहिए। तो कौन से इंस्टीट्यूशंस उसमें नहीं आते हैं? कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। तो कई बार ना आप लॉजिक भी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता, अब आपको एक ऑप्शन छांटना है, मुश्किल तब हो जाती है अगर एक ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव। अगर मेरे को इसमें कुछ भी नहीं पता है ना, मैं फिर भी बता दूंगा। मुझे एक ऑप्शन चूज करना है, मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं, करके आऊंगा हर हालत में, अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है क्यों, और 99% चांसेस है ठीक होने के। वो क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ये है, जब आरबीआई कोई भी गाइडलाइन बताता है तो सबसे पहले वो किसका ध्यान रखता है? आप सोचो, डिपॉजिटर्स का कि बोरोवर्स का? ज्यादा ध्यान किसका रखेगा बताओ? डिपॉजिटर्स का। क्यों? क्योंकि भाई पैसा डिपॉजिटर्स का बैंक में रखा है। जो लोन लेने वाले लोग हैं, बोरोवर्स हैं, उन्होंने तो बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वहां टेंशन बैंक की ज्यादा रहेगी ना, बैंक को अपना पैसा वापस लेना है। डिपॉजिटर्स के पैसे का ध्यान रखना आरबीआई का पहला जिम्मेदारी है, पहला जिम्मेदारी है। तो भाई आप बताओ, इनमें से कौन डिपॉजिट नहीं लेता है? कमर्शियल बैंक डिपॉजिट लिंक गई, कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक सब आ जाते हैं। आरआरबी भी डिपॉजिट लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी डिपॉजिट लेते हैं, और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी साफ साफ लिख दिया। हो गया सॉल्व। अगर आप पढ़ोगे तो ये एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। बाकी ऐसे आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से स्कीम को, तो आपको याद भी रहेगा, बट हर चीज याद नहीं रह पाती, समझनी भी तो पड़ती है, बिकॉज मेमोरी की भी तो एक लिमिट है। इफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन द एग्जाम। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स मेमोरी ओनली। ये लॉजिक से करना मुश्किल है। लॉजिक से तब हो सकता है जब आपको इसके आगे पीछे का कुछ पता हो, कुछ आइडिया हो कि भाई पर कैपिटा इनकम कहाँ जा रही है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, और ये आपको कमेंट में करके बताना है। देखो, पार्टिसिपेट करोगे ना तो डेफिनेटली आप लर्न करोगे। आप गलती करो इस क्वेश्चन को, आप अपने अकल से करो, एंड आई एम टेलिंग यू, राइट इन द कमेंट बाय योर ओन लॉजिक। गलत करो, जब आपको सही आंसर पता लग जाएगा, लग ही जाएगा, तो आप गूगल करोगे पता लग ही जाएगा। लेकिन गलत आप करोगे ना तो सीखने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि जब ये रियल में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उस दिन आप सही कर पाओगे, ये गारंटी है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका एनालिसिस करो, डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन देखो। सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं भाई, यू हैव टू अर्न इट। 20 रुपये दे के आपको अर्न करने हैं वो, पैसा नहीं खर्चा होता उसमें, लेकिन मेहनत लगती है। अब मेहनत करोगे तभी जाके सफल बनोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपको बताना है, रूरल में और अर्बन में। ऑफ कोर्स अलग अलग नंबर है, अर्बन में तो ज्यादा ही होगा। फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट। कोई बात नहीं, आप गलती करोगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोल रहे हैं, देखो, anyone who has never made a mistake has never tried anything new। तो मिस्टेक करना कोई गुनाह नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।